ज्येष्ठ डायरेक्टर रायटर विवेक अग्निहोत्री ज्यांनी द काश्मीर फाईल्स हा तयार केला ते आपल्यासोबत आहे. त्यांनी एक नवा चित्रपट आणलेला आहे. त्या चित्रपटाचं नाव आहे द वॅक्सिन वॉर. वॅक्सिन ज्या पद्धतीनं कोरोना काळामध्ये भारतानं तयार केली, फक्त तयारच केली नाही तर संपूर्ण विश्वात अनेक देशांना ती पुरवली. विवेक अग्निहोत्रींचं जे विजन आहे या चित्रपटाच्या बाबतीत जाणून घेऊया. सर, पहले तो स्वागत है आपका नागपुर में, और ये बताइए विज़न क्या रखा है आपने इस फिल्म बनाने के पीछे. इसके पहले कश्मीर फाइल्स हमने देखी है, उसका विज़न भी हमने देखा है, फिल्म भी देखी है, सराही है, अवार्ड विनिंग आप डायरेक्टर राइटर हो. इसके पीछे का विज़न क्या है? देखिए, हुआ ये था कि जब कोविड आया मार्च में, आप याद करिए, आपके भी घर में जब बात होती होगी तो जीने और मरने की बात होती थी कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, दुनिया बंद हो गई, क्या होगा, कैसे जिंदा रहें. सब एक दूसरे की जीवन के बारे में चिंतित थे. और सबसे बड़ा खतरा ये था कि कहीं मर ना जाएं, और मौतें हो भी रही थी काफ़ी. तो उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक जो वर्ल्ड की जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, जो बहुत बड़ी फार्मा लॉबी है, उनको लगा कि भारत जो है सबसे बड़ा मार्केट है, तो इसको तो कैप्चर किया जाए. और एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा मौतें होंगी. तो वो डर पैदा किया गया कि उस डर के कारण हम उनकी वैक्सीन खरीदें. दूसरी तरफ एक गैंग है पूरी, जिसको मैं कहता हूँ इंडिया कांट डू इट गैंग. उन्होंने एक नैरेटिव फैलाया कि इंडिया तो वैक्सीन बना ही नहीं सकता क्योंकि कभी बनाता नहीं है, इसलिए यहाँ तो लोग मर जाएंगे, इसलिए फॉरेन की वैक्सीन लेना बहुत आवश्यक है. पर उस वक्त कुछ चंद लोग थे जिन लोगों ने डिसाइड किया कि इंडिया कैन डू इट. और उन लोगों ने किस तरह से एक सीक्रेट मिशन की तरह से वर्ल्ड की फास्टेस्ट इंडिजिनस वैक्सीन कोविड की बनाई, जिसके कारण हम और आप आज ऐसे आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. और सिर्फ उतना ही नहीं, हमने 101 और देशों में लोगों को वैक्सीन बेच के जान बचाई. तो ये जो पूरा इंडिया कांट डू इट वर्सेस इंडिया कैन डू इट का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसलिए इस फिल्म का नाम वैक्सीन वॉर है. लेकिन फिल्म के अंदर की जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट सेलिब्रेट करती है भारत की जो एक रेजिलियंस है. जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो दिन रात काम करते हैं, उनको हम कभी हीरो नहीं मानते. हम हमेशा सिर्फ क्रिकेट और बॉलीवुड वालों को सेलिब्रेट करते हैं. तो अभी चंद्रायन के बाद थोड़ा हम बात भी कर रहे हैं, तो लेकिन ये जो बायो साइंस वाले लोग हैं, जो वीरोलॉजी वाले लोग हैं, उनको हम सेलिब्रेट नहीं करते. हम ये भी भूल गए कि आज हम जिंदा हैं तो उस वैक्सीन के कारण. वो बनाई किसने, लोगों को ये तक नहीं पता है. हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ रिसर्च किया तो 90% से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये वैक्सीन बनाई किसने. तो पता तो होना चाहिए. अगर चंद्रायन बनता है तो हमें पता है इसरो ने बनाया, तो ये पता तो होना चाहिए. तो और इसमें जो मैक्सिमम 70-80% जो साइंटिस्ट थे जिनने बनाया, वो महिला साइंटिस्ट थी, जो कि अपने घरों में भी काम करती रहीं, बच्चों का भी ख्याल करती रहीं, और इतना त्याग और तपस्या उनकी इसमें जुड़ी थी. तो मुझे ये लगा कि ये भारतीय महिलाओं की, भारतीय महिला साइंटिस्टों की, उनकी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसको फिल्म के माध्यम से सेलिब्रेट करना चाहिए. और जो नई जनरेशन है उसको एक प्रेरणा भी मिले, एक पॉजिटिविटी का माहौल भी क्रिएट हो. ऐसा नहीं है कि वॉर जो है वो सिर्फ सीमा पे लड़ा जाता है. वॉर कई तरीके से लड़े जाते हैं देश के लिए. और दूसरा, देशभक्ति सिर्फ झंडा लेके नहीं होती है, देशभक्ति कई तरीकों से होती है. ये प्रेरणा देने के लिए फिल्म बनाई है. सर, ये बताइए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, गैंग. ये इन्वर्टेड कामों में जो गैंग है ये बॉलीवुड में भी है. इस बारे में आपने कई बार आपके ट्वीट्स के माध्यम से, तो ये इन्वर्टेड कामों में गैंग जो है ये इस तरह के आप चाहते हैं, आपका विज़न है कि देश में जिस तरह से चंद्रयान अभी हुआ है, इसके पहले कई कई सारी फिल्में जो आई है जो सोशल इश्यूज़ पे आई है. आमतौर पे टेलीविज़न और सिनेमा जो हमने अडॉप्ट किया इंडिपेंडेंट के बाद और इंडिपेंडेंट के पहले भी, इसका एक मोटो ये भी था कि हम समाज को प्रेरित करें, समाज का एजुकेशन बढ़ाए और सोशल रिफॉर्म के लिए भी फिल्में और जो टीवी है उसका इस्तेमाल हो. इन्वर्टेड कॉमा में गैंग बॉलीवुड, आपके कई बार इस पर कटाक्ष भी रहे हैं. उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ लोग हैं उन पे कटाक्ष करते हैं, उनके बारे में आप बताइए, आपके मन में क्या है, आप एक्सप्रेस कीजिए आपकी बातें. नहीं, मैं समझ गया आपका सवाल. बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन मैं आपकी भावना समझ गया, आप क्या पूछ रहे हैं. तो देखिए, ऐसा है कि सिनेमा को पिछले कुछ दशकों से ऐसा बता दिया गया है कि सिनेमा का मतलब है सिर्फ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट. ये गलत है. अगर ऐसा है तो फिर सर्कस में और सिनेमा में क्या फ़र्क है? सिनेमा का पर्पज़ ये है
कि लोगों को एक ऐसी दुनिया में ले जाना जहाँ वो नॉर्मली जा नहीं सकते, ऐसे कैरेक्टर्स दिखाना जो वो जनरली मिल नहीं सकते, और भले ही हंसाइए, आप जो करना है मजाक करिए, गाना गाइए, उछल कूद करिए, जो करना है करिए, पर अंततः जो आदमी 300 रुपये देख के वो देख रहा है, वो बदले में कुछ ऐसी चीज़ लेके जाए जिससे उसको एक नई चीज़ पता चले, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे रिश्तों के बारे में हो, चाहे प्रेम के बारे में हो, चाहे दिल टूटने के बारे में हो। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, क्या विषय हो, विषय कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ बंदर का नाच नहीं हो कि आप खड़े हैं, आपने देखा और एंटरटेनमेंट 10-15 मिनट के लिए हो गया और आप घर चले गए, वैसा नहीं हो। और हर बार वही चीज़ बार बार नहीं होनी चाहिए। ऐसा मेरा ही व्यक्तिगत विचार नहीं है, ऐसा सिनेमा को जो लोग समझते हैं, जानते हैं, उन सबका ऐसा विचार है। तो गैंग क्या होती है? गैंग वो होती है जो जाती है सामने वाले को दबा धमका के, डरा के या फुसला के या झूठ बोल के, ठग लोग जैसे होते थे, और उनको लूट के उनका पैसा ले आती है। उससे इससे मतलब नहीं कि सामने वाले का क्या नुकसान हो रहा है, उसको सिर्फ इससे मतलब है कि मेरे पास कितना आ रहा है माल। चाहे उसके लिए उनको छोटे छोटे बच्चों को ड्रग एडिक्ट बनाना पड़े, करेक्ट, चाहे उसके लिए झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए लोगों का बौद्धिक स्तर को नीचे लाना पड़े, पर किसी तरह से हमारा फ़ायदा हो जाए, बस हमें दुनिया से मतलब नहीं है। ये जो गैर जिम्मेदाराना काम है और दूसरे का शोषण करना क्योंकि आपके पास ताकत है, ये गैंग का काम है। पिछले कुछ दशकों में बॉलीवुड में ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा किया गया है। हर तरह से ये माना जाता है वहाँ पे कि ऑडियंस जो है वो मूर्ख है और इसको डम डाउन सिनेमा को किया जाए। ऐसा नहीं है कि ये बात मैं कोई अपने मन से कर रहा हूँ, ऐसी वहाँ चर्चा है कि किस तरह से सिनेमा को डम डाउन किया जाए, कहानी कम कर दी जाए, क्योंकि ऑडियंस को डमनेस की आदत लग जाती है, एडिक्शन होता है, उसका नशा हो जाता है, दिमाग नहीं लगाना। इसीलिए तो वो लोग लिखते हैं कि दिमाग घर पे छोड़ आइए इस फिल्म को देखने के लिए। क्यों लिखते हैं? अच्छा बताइए मुझे। ये कितनी, आप एक जर्नलिस्ट हैं, इतने प्रतिष्ठित, इतनी अच्छी चैनल में काम करते हैं, आप बताइए, आप कभी ये बोलते हैं कि मेरी न्यूज़ आप दिमाग घर में छोड़ आइए? कभी बोलते हैं? आप नहीं बोल सकते। दूसरा एक जॉनरा है माइंडलेस कॉमेडी। क्या होता है माइंडलेस कॉमेडी? आप बोलिए माइंडलेस न्यूज़, माइंडलेस बुक, माइंडलेस फूड, माइंडलेस रिलेशनशिप, माइंडलेस पॉलिटिक्स। बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, दुनिया में किसी चीज़ के लिए जो आपके जीवन को छूती है, उसको माइंडलेस तो नहीं बोलते। तो माइंडलेस कॉमेडी क्या होता है? कॉमेडी तो इतना अच्छा जॉनरा है कि उससे पूरे विश्व को बदला जा सकता है। आज दुनिया के जो प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ कॉमेडी से बदले जा सकते हैं। आप देखिए ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में देखिए, बासु चटर्जी की फिल्में देखिए, आप पड़ोसन जैसी फिल्म देखिए, और आप राजू हिरानी की 3 इडियट्स देखिए, मुन्ना भाई MBBS देखिए। सब कॉमेडी नहीं है क्या? पर क्या माइंडलेस कॉमेडीज है? सर ये बताइए, जिस तरह से हमारे देश में अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज़ है, टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी है। पल्लवी जी भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी थिएटर भी जानती है, मराठी इंडस्ट्री भी जानती है, आप भी जानते हैं। मराठी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ऐसे फिल्में आती थी जो सोशल कॉज पे, मराठी का एक प्रेक्षक जो होता है, व्यूवर जो होता है, वो काफ़ी अलग है, हिंदी का अलग है। मराठी फिल्म जो आती है, जो काफ़ी रिसर्च करके सोशल कॉज पे आती है, मराठी इंडस्ट्री में जो चीज़ें कई सालों से होती रहती है, वो अभी हिंदी में आ रही है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक तो मेरा महाराष्ट्र से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। मेरे माता पिता यहीं रहे हैं हमेशा, और मैंने भी अपने जीवन में बहुत वक्त नागपुर, मेरी क्रिएटिव जर्नी नागपुर से ही शुरू हुई एक्चुअली, और वर्धा में वर्धा में जो आश्रम है, सेवाग्राम जो है, फिर वर्धा में विनोबा भावे के साथ काफ़ी वक्त मैंने गुजारा है। एक्चुअली विनोबा भावे जी की तो मृत्यु के 2-4 दिन पहले ही मैं वहाँ था, जब उनने खाना पीना बंद कर दिया था और यूँ करते थे अपने गले में। मैं वहाँ पे भी गया हूँ, तो मैं काफ़ी जुड़ा हूँ। मुझे एक चीज़ हमेशा लगा कि जो रीजनल सिनेमा है इंडिया का, चाहे वो महाराष्ट्र का मलयालम सिनेमा और कुछ हद तक बंगाली सिनेमा भी, अब बंगाली सिनेमा अब भी कुछ फिल्में छोड़ के अधिकतर, ये सारी ना साहित्य से जुड़ी हुई हैं। तो साहित्य की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसको कोई बॉक्स ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़मीन से चीज़ों को निकालता है, और कोई भी पौधा जो ज़मीन से निकला हो, वो पौधा आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, उसका जो फल होता है। लेकिन प्लास्टिक के जो पौधे होते हैं वो किसी काम के नहीं होते।
ये फ़र्क है बॉलीवुड में और मराठी फिल्मों में। मराठी फिल्म ज़मीन के बीज में से, मिट्टी में से निकले हुए पौधे हैं, और बॉलीवुड की फिल्में जो वो प्लास्टिक के पौधे हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो भी बनाऊं वो ज़मीन से तो जुड़ा हो कम से कम, और वो भारत की ज़मीन से निकला हो, ना कि मैं एनआरआई मार्केट के लिए न्यूयॉर्क और लंदन की ज़मीन से निकला हो। सर इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए कि वैक्सीन वॉर, जब हमने वैक्सीन बनाई इंडिया ने, तो एक टीका भी हुई और अटैक भी दोनों पे हुए, पॉलिटिशियन पर भी हुए, ब्यूरोक्रेट्स पर भी हुए, और जिन कंपनी ने ये वैक्सीन बनाई थी उन पर भी हुए कि हमारे देश की ज़रूरत जब है तो हम इसे एक्सपोर्ट क्यों करें। ट्रेटी भी था, जो टेक्नोलॉजी हमने कई देशों से लाई थी, उस ट्रेटी में लिखा ही था कि आप जब वैक्सीन बनाएंगे तो वैक्सीन बनाने के बाद आप उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे कई देशों को। इस फिल्म में जो वार है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, हमने जब वैक्सीन बनाई तो उसे हमें हमारे देश को भी देना था, एक्सपोर्ट भी करना था, क्योंकि कानूनन वो बातें थी। हमने जो टेक्नोलॉजी जिस कंट्री से लाई थी, उस कंट्री ने कहा था कि हम जब जब इसमें हमने कई कई देशों को एक्सपोर्ट भी किए, तब आरोप भी ये हुए थे कि हम, हमारे देश में ज़रूरत है, हम क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बारे में भी इसमें क्या क्या आपने कवर करने की कोशिश की है? ये एक गलत फहमी फैला दी गई, ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। जब हमारे देश में क्या है, जो हमारा एक्सेस प्रोडक्शन था, चूंकि हमने स्मार्ट वैक्सीनेशन किया, फेज़ वाइज किया। पहली बात तो हमने किसी देश से टेक्नोलॉजी नहीं ली, हमारी ये इंडिजिनस वैक्सीन है, सारी टेक्नोलॉजी यहीं बनी है, एनआईवी और आईसीएमआर और भारत बायोटेक के साथ। तो पहली बात, हमने किसी से ये इम्पोर्ट नहीं करी। मैं सीरम की बात कर रहा था, और तीन मैं सीरम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की वैक्सीन, हमारी फिल्म भारत की वैक्सीन के बारे में। तो और सीरम भी हमारी ही वैक्सीन है, लेकिन हमारी उनके साथ कोई कंडीशन नहीं थी। सवाल यह है कि हमने जो एक्सेस सप्लाई थी, जो प्रोडक्शन में जो ज़्यादा जो था, वो हमने लोगों को भेजा। फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने अपने ही देश के लोगों को लगाया, और जब सेकेंड वेव आई, एक समस्या खड़ी हुई, तो हमने वो एक्सपोर्ट को रोक दिया। और उसके बाद जब वो समस्या ख़त्म हो गई, तो अक्टूबर में फिर से हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया। तो ये तो वही तो फिल्म है कि ये कौन लोग हैं जो ये अफवाह और झूठी खबरें फैलाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये भारत के बाहर वाले दुश्मन हैं, वो तो समझ में आता है, पर ये भारत के ही अंदर रह के ये कौन सा मीडिया है जो कि ये झूठी खबरें फैलाता है? ये कौन से इंटेलेक्चुअल्स हैं? ये कौन से अर्बन नक्सल्स हैं? ये लोग हैं कौन जो चाहते थे कि भारत फेल हो जाए? फिल्म इसी बारे में है। सर, एक आखिरी सवाल, नाना पाटेकर जो इतने प्रख्यात अभिनेता है, उनके साथ काम करना एक प्रेशर भी होता है। राजकुमार जी ने उनके साथ एक फिल्म में काम किया, अमिताभ बच्चन ने भी उनके साथ। राजकुमार जी की कौन सी फिल्म थी? उसका नाम था, मुझे याद नहीं उस फिल्म को अमिताभ बच्चन की फिल्म में मैं जो कह रहा हूँ वो तो कोहराम थी, और राजकुमार के तिरंगा थी। तो राजकुमार भी एक राजकुमार और नाना पाटेकर दोनों को एक साथ लाना भी ये बहुत बड़ी ये थी, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि दो इतने अलग अलग है। अमिताभ बच्चन जी के साथ में, और अमिताभ बच्चन के साथ में भी नाना पाटेकर जी ने कोहराम एक फिल्म की थी। इस फिल्म में नाना पाटेकर जी को लाना, उनके साथ काम करना, ये मैं जब सोचता हूँ तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो आपने कैसे कन्विंस किया, और उनके साथ आपका अनुभव कैसा था? देखिए, ये मैंने भी सुना था कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने ये भी सुना था कि नाना जी किसी को भी, डायरेक्टर को गाली दे देते हैं या मार देते हैं, ऐसी मैंने सुना था। लेकिन ईश्वर की कृपा है, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये कुछ गलत फहमियाँ हैं लोगों की। नाना का क्या है, नाना एक पागल टाइप का एक्टर है, इतना परफेक्शनिस्ट। मतलब उसके लिए अगर ईश्वर है, उसके लिए कोई मंदिर है, और नाना के लिए कोई पूजा है, तो वो है सिनेमा और एक्टिंग का क्राफ्ट। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नाना जैसे और पागल एक्टर बनाओ। बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके अंदर एक भी पागल एक्टर नहीं है, सारे के सारे मतलबी एक्टर स्टार होने लगे हैं आजकल। बस ये है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी मसल कैसी है, मेरा पैसा कितना अंदर आ रहा है, मेरा क्या हो रहा है, मैं। वो हैं सब स्वार्थी एक्टर्स। बहुत अच्छे लोग भी हैं, पर मैं जनरली अमूमन बता रहा हूँ स्टार सिस्टम का। नाना स्वार्थी एक्टर नहीं है।
नाना का ये रहता है कि मैं बहुत कड़क काम करूं लेकिन मेरे आसपास जितने एक्टर हैं उनका और अच्छा काम हो, क्योंकि उसको ये पता है जितना सब अच्छा काम करेंगे उतना ही फिल्म में सबकी एक्टिंग की तारीफ होगी। और ये मैंने अनुभव किया नाना के साथ काम करके। तो मेरा अनुभव तो अद्भुत, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मुझे जब भी ऐसी कठिन चुनौती, ये बहुत कठिन फिल्म है, बहुत कठिन फिल्म है, यानी आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कितनी कठिन फिल्म है, आपके लिए नहीं, बनाने वालों के लिए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा मुझे कभी भी जीवन में मौका लगे कि ऐसी कोई कठिन रोल और इस तरह का चैलेंजिंग रोल आए तो मैं नाना के साथ काम कर सकूं, यही मेरी इच्छा है। आपने तन, मन और धन, धन भी इन्वर्टेड कॉमा में है, सारा झोंक दिया इस फिल्म को बनाने के लिए। अभी क्या मानसिकता है आपकी? पूरा आपने जो भी था आपके पास, वो पल्लवी जी और आपके पास जो भी था, आपने सब निचोड़ कर दिया फिल्म के लिए। देखिए हम तो यही तरीका जानते हैं और हमारी कोशिश भी यही है, क्योंकि ये फिल्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर कई लोग कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर पैसा ही कमाना होता तो हम कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनाते हैं, और हमारी जगह कोई और टिपिकल बॉलीवुड टाइप का फिल्म मेकर होता तो वो भी कश्मीर फाइल्स 2 बनाता, क्योंकि लोग पैसे लेके खड़े हैं सामने। कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 आज मैं अनाउंस कर दूं, टेबल पे प्रॉफिट है, मेरे को कुछ करना भी नहीं, मैं उस फिल्म में कुछ भी घटिया बना दूं, मैं तो पैसा कमा के अंदर निकल जाऊंगा, फिर ऑडियंस जाने उसका काम जाने। हम ऐसा नहीं सोचते, इसलिए हमने जो भी कमाया हमने इस फिल्म में लगाया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म हमारे भारत की औरतों के लिए, हमारे भारत के साइंस के लिए, हमारे भारत की यंग जनरेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो समझें कि वो एक बहुत ही महान समाज के, उनकी जो माएँ हैं उनकी त्याग और तपस्या की वो भी बहुत श्रद्धा करें, इज्जत करें। ये एक पूरा पैकेज फिल्म है, और बस मेरे और पल्लवी को लगा ये फिल्म बनानी चाहिए, तो हमने कभी मुड़ के नहीं देखा, और हम आगे भी इसी तरह की फिल्में बनाएंगे। अगर ये फिल्म थोड़ी भी सक्सेसफुल होती है, जो हमने पैसा लगाया उतना भी अगर वापस आ गया, तो हमको ये ताकत तो मिल जाएगी, वो पैसा हम फिर से एक दूसरी इसी तरह की फिल्म बनाने में लगा सकें। धन्यवाद. आपण बघू शकतो द वॅक्सिन वार हा चित्रपट जो आहे हा तयार आहे, आणि आता यात ज्या पद्धतीनं भारतीय वॅक्सिन ही परदेशात गेली आणि सगळीकडे आपलं भारतामुळे अनेकांचे जीव वाचले, हा सुद्धा विषय जो आहे तो अत्यंत यात महत्त्वाचा आहे, आणि तो सुद्धा कव्हर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विकी चव्हाणसह प्रवीण मुधोळकर, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र, नागपूर.